हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड सेंट्रल एग्ज़ाम 2023 का जो एग्ज़ाम था वो आज से शुरू हो चुका है, जिसमें आज फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है और मैं उसी फिजिक्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं आपके साथ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे A to Z क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स एग्ज़ाम में आए हैं, पूछे हैं। देखते हैं कि ये सब क्या है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर आपके सारे एग्जाम्स के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारे पास जो डाटा है वो फॉन्ट में है, जो उसी से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन शीट में आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें टिक करते जाना है और बाद में चेक करना है कि आपके कितने आए और वो कमेंट करके बताना है। मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा यदि केवल ऑप्शन बोलने वाले सवाल होंगे तो ऑप्शन केवल बता दूंगा, नहीं तो कुछ सवाल सॉल्व करने वाले होंगे तो मैं इसको सॉल्व भी करूँगा। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया है क्या, फोकल लेंथ दिया हुआ है उत्तल लेंस का कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पावर पूछा है, पावर को P से डिनोट करते हैं, ये 20 सेंटीमीटर में है। और यदि आपको पता होगा पावर क्या होता है, 1/f क्या होता है, 1/f। लेकिन ये किस में होना चाहिए, मीटर में। किस में होना चाहिए, मीटर में। जब आप इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 मीटर। ठीक है, इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ पर इसको रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5, 1/f यानी कि 1/1/5। ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, 5 + 5 डायोप्टर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। देखिए ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी होता है जब वो डेंसर मीडियम से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, जल से कांच में कि कांच से जल में। कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा और जल का उससे कम है, तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है क्या कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये तो सबको पता होगा भैया, क्या कहलाती है बताना, आप लोग कमेंट करके बताना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है ये, वर्ण विक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यूटी, यानी कि आकाश के नीले रंग क्यों होता है, क्योंकि यही प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है इसी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा होगा, सही, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, सिंपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होगा। कोई भी कंडक्टर रहे तो उसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा, 0, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग कितना होता है। कोई एक क्या है, करंट है, बहुत सारे करंट आ रहे हैं एक जगह, किसी अलग अलग जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जो टोटल करंट का समेशन होता है वो कितना होता है, 0। ये किरचॉफ्स करंट लॉ, कौन सा लॉ से है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ से। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। 7 का आंसर ए। उसके बाद साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो तो ये टाइम पीरियड और वेलोसिटी में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/ω। क्या होता है, 1/ω, ओमेगा बराबर फ्रीक्वेंसी होता है
और ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े होंगे कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वेलोसिटी के साथ वो हो जाएगा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ऐसा क्यों? क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf, है ना। ओमेगा बराबर जब 2πf होगा तो यानी कि ये t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f हो जाएगा, ठीक है। t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल f। और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सॉरी, ओमेगा कैसे निकालते हैं, v/r। ओमेगा कैसे निकालते हैं? ओमेगा बराबर क्या होता है, v/r। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/v के, सॉरी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/v के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है काम। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 9? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बोल रहा है किसी चालक को इलेक्ट्रिक फील्ड E क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ाया गया होगा क्या। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, vd। अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला होता है E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। यदि आप इसको देखोगे तो आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा मिलेगा, सी सही मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर जो आइडियल एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। उसके बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, नमन कोण। नमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, नमन कोण। 11 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का बोल रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, नमन कोण। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 12 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, बोल रहा है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी कि एक तार है उसका प्रतिरोध दिया हुआ है R, इसे खींचकर क्या कर दिया गया है, व्यास आधा कर दिया, उसका डायमीटर को आधा कर दिया गया है। तो उसका अब नया प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध के लिए आपने रेजिस्टेंस कैसे निकाला है, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई एरिया। रो एल बाई एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी तार का एरिया कैसे निकालोगे, ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये मान लेते हैं तार है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस पाई आर स्क्वायर। अब इसने क्या करा है, इसी तार को 2 गुना कर दिया खींच के। क्या कर दिया है, नहीं, डायमीटर को इसका हाफ कर दिया है। डायमीटर को क्या कर दिया है, इसका हाफ कर दिया है। तो डायमीटर, इसको देखो, एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आर और डी में रिलेशन क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसी वाले पार्ट को यहाँ पर रखो, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। एरिया क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एरिया को क्या कर दिया है, फर्स्ट टाइम में एरिया मान लेते हैं ए था, तो सेकेंड टाइम एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या था, पाई डी स्क्वायर बाई 4। उसके बाद डी को क्या कर दिया है, 1/2 कर दिया है। क्या कर दिया है, डायमीटर हाफ कर दिया। तो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस 1/2 हो जाएगा, रेडियस d/2 हो जाएगा। डायमीटर को हाफ कर दिया है तो 1/8 होना चाहिए है। हाँ देखिए, एरिया होता है डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये हो गया यहाँ पर, यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, है ना। अब देखिए ये क्या है, एरिया है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्या कर दिया, डायमीटर को हाफ कर दिया। क्या कर दिया, डायमीटर डी को अब d/2 कर दिया। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखिए d 1/2 होगा तो d/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, ऊपर में क्या चल रहा है 1 डिवाइडेड बाई पाई चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/8 पाई डी स्क्वायर का, ठीक है। 1/8 पाई डी स्क्वायर का। और इसको आर के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 8r। क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8r। क्वेश्चन नंबर
12 का आंसर जो होगा क्या होगा 8R। 12 का C। क्वेश्चन नंबर 13, संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या होगा ए। बोल रहा है क्या, कोई एक कैपेसिटर है, उसका समायोजन कर रहे हैं, समांतर समायोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समांतर समायोजन कर रहे हैं। ये कैपेसिटर एक है, दूसरा कैपेसिटर एक है। इसका समांतर समायोजन करते हैं तो इसमें कौन सा क्वांटिटी सेम रहता है? तो इसमें क्या है, कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा? ऊर्जा, ऊर्जा नहीं रहेगा। धारिता, धारिता भी नहीं रहेगा। कैपेसिटेंस तो अलग चेंज हो जाएगा। आवेश, C बराबर क्यू बाई वी। C कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज भी चेंज होगा। विभवांतर, ऊर्जा क्या रहेगा? ऊर्जा चेंज रहेगा। क्या क्या रहेगा चेंज? क्या समान रहेगा? 13 का क्या ऑप्शन है? 13 का ए। कौन सा चार्ज, कौन सा क्वांटिटी समान रहेगा? वो आवेश रहेगा समान। 13 का ए। 14 के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ये तो आपको याद रखना भैया। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 6.67 × 10⁻11। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होता है? 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 14 का सी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किधर है? क्वेश्चन नंबर 15 आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें थोड़ा खोजने में वक्त लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ जा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बोल रहा है किसी उच्चादायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या यदि N1 और N2 है। कोई एक ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी कॉइल N1 है और सेकेंडरी कॉइल की संख्या है N2। तो ये उच्चादायी यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब कहलाएगा? जब N2 होगा बड़ा N1 से। जब N2 होगा बड़ा N1 से। तो 15 का ऑप्शन बी। उसके बाद वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 1/ε0। क्या होता है? 1/ε0। 17 को देखते हैं। 17 में बोल रहा है क्या? 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये क्या है? कैपेसिटर का सवाल है। क्या किसका सवाल है? ये कैपेसिटर का सवाल है। इसको एक बहुत समान इक्वल ड्रॉप्स है, इक्वल क्वांटिटी वाला, इक्वल फेराड वाला, इक्वल कैपेसिटेंस वाला ड्रॉप है। 64 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। इसको चारों को 64 को ऐड करके एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनाना है, बहुत बड़ा कैपेसिटर बनाना है। तो इसका क्या होगा? नेट जो होगा कैपेसिटेंस वो क्या होगा? इसका नेट कैपेसिटेंस का होगा कितना? 20 माइक्रोफैराड होगा। कितना होगा? 20 माइक्रोफैराड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। इसको क्या करना है? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c 1 + 1/c2 इस तरीके से करने से उसका आंसर आता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं नहीं अभी सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगला देखिए, 17 तक हो चुका है। 18 में क्या कर रहा है सवाल? देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है, क्या कह रहा है सवाल? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। कितने संधारित्र उपलब्ध हैं? 3 है। और इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता क्या होगा? आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। क्या है? 3 कैपेसिटर्स हैं और इससे इनका कैपेसिटेंस कितना है? 6 माइक्रोफैराड, तीनों का है। बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस इसका क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। क्या मैक्सिमम कैपेसिटेंस तब होगा जब उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, और मिनिमम कब होगा? जब उसको सीरीज में जोड़ेंगे यानी कि समान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको जल्दी से।
चलिए, आपके पास 3 है कैपेसिटेंस, 3 धारिता दिया हुआ है, 3 क्या दिया हुआ है, संधारित्र। 3 आपके पास 3 संधारित्र है और तीनों का धारिता सेम है। मान लेते हैं C है, C है, C है, और C का वैल्यू आपको 6 माइक्रोफैराड दे के रखा है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक बार सीरीज में जो श्रेणी में जोड़ेंगे और एक बार समांतर समायोजन में जोड़ेंगे। तो जब श्रेणी में जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तो उसके लिए कैपेसिटेंस कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यहाँ पर C1 C2 C3 सब सेम है, तो यदि आप इसको 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो क्या आपको निकल के आएगा 3/6। इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। C इक्विवेलेंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 माइक्रोफैराड। क्या निकल के आएगा, 2 माइक्रोफैराड। ये क्या हो गया, मिनिमम। कब, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसी को जब अपन समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 18 का C, यानी कि 2 माइक्रोफैराड मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 18 माइक्रोफैराड होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, गामा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कौन सा नहीं विक्षेपित होगा, गामा रेज। तो यानी कि 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन C। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 किधर है, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, बोल रहा है पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल, यानी कि चौक कॉइल का पावर फैक्टर किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, cos फाई से पावर फैक्टर निकलता है। और चौक कॉइल के लिए फाई का वैल्यू कितना होता है, चौक कॉइल के लिए फाई का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या हो जाता है, 0। यानी कि 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौक कॉइल का पावर फैक्टर, यानी कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा, 0। कितना होगा, 0। 20 का C। 21 बायट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। फिर से बायट-सावर्ट लॉ एकदम गणितीय सूत्र पूछ लिया है। क्या पूछा है, बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, dB बराबर क्या होता है, μ0/4 I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये तो आपको याद करना है, क्या है ये, बायट-सावर्ट का नियम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक है, चलिए 21 तक सवाल हो गए सॉल्व। एक और सॉल्व कर लेते हैं 22 में क्या है, निकेल क्या है, निकेल आपको पता होना चाहिए क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। कौन सा है, प्रतिचुंबकीय निकेल। 22 क्या है, लौह चुंबकीय है। कौन सा है, निकेल क्या है, लौह चुंबकीय है, यानी कि 22 आपको C, 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके आगे बात करेंगे हम लोग थोड़ा देर के। हाँ, तो देखिए 23 का सवाल अच्छा है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या है, एक उभयोत्तर लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की फोकस दूरी देखिए, इसके लिए 1/f फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देख लो। 1/f क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 क्या है, वक्रता त्रिज्या है, म्यूएल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, और ये क्या है, सराउंडिंग का। ठीक है, इससे यदि आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास डाटा जो निकल के आएगा वो आंसर इसका निकल के आएगा, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कितना निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 23 का ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। नाउ प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचरण करती है तो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, याद कीजिए, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम देखो, μ2 sin θ2। क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या है, पहला तो लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin 90, sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो sin θ1 आपसे थीटा पूछा है, sin θ1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू साइन 90, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए sin θ1 μ2 क्या दिया हुआ है,
μ2 का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 और μ1 का वैल्यू दिया है 3/2। इसको यदि आप सॉल्व करोगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स μ2/μ1। इसमें μ1 और μ2 का वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा साइन इनवर्स 8/9। क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स 8/9, यानी कि 24 का आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच का कालांतर कोण क्या कहलाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल, वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। इसमें बोल रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस बैठ बिंदु दो रेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कि 2n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में। देख लीजिए n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में कौन सा है, सॉरी n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, किसमें, n पाई। तो ऑप्शन नंबर सी 25 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 26 एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का डैश समान होता है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का है। बोल रहा है क्या, एक ही वेवलेंथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या समान होता है, लेमडा। डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर क्या होता है, h/p। यहाँ पे p क्या है, लीनियर मोमेंटम। क्या है, लीनियर मोमेंटम, यानी कि संवेग है। ये क्या है, या फिर आप p यहाँ से निकाल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p निकल के आएगा, यानी कि मोमेंटम निकल के आएगा क्या, h/λ। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के लिए ये सेम है, ये सेम है, यानी कि वेवलेंथ सेम, सॉरी क्या होगा सेम, संवेग सेम होगा, यानी कि मोमेंटम सेम होगा। 26 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद 27 जेड क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समानुपाती होती है। एनर्जी क्या होता है, किसी भी कक्षा में एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z²/n²। यदि अपन इसको कांस्टेंट कंसिडर कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल होगा, Z² के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n² के। यहाँ पे आपको Z पूछा है, यानी कि कौन सा आंसर होगा, 27 का ए। 27 का कौन सा आंसर, ए। 27 ए हो गया। उसके बाद आइए 28 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, बोल रहा है द इम्प्यूरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व कौन सा प्रयोग किया जाता है, दो ही प्रयोग किया जाता है, बोरॉन और इंडियम। कौन सा प्रयोग किया जाता है, बोरॉन और इंडियम। आपको याद रखना पड़ेगा। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 29 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या है 29 का सवाल, देखिए बहुत आसान सवाल है। संधारित्र का समायोजन है, दोनों में समायोजन किया है, समांतर में भी और श्रेणी में भी। देखिए ए है पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। एक ठो इधर है समांतर में जोड़ दिया और दूसरे को इसके साथ समांतर में जोड़ दिया और इसके साथ एक और श्रेणी में जोड़ दिया। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट पूछा है। समतुल्य धारिता कितना होगा वो पूछा है। देखिए समतुल्य धारिता के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया है 3 माइक्रोफेराड, इसका धारिता कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड, और इसका धारिता कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, और इसका धारिता दिया हुआ कितना 4 माइक्रोफेराड। आपको पता होना चाहिए जब दो संधारित्र समांतर में होते हैं तो उसके लिए कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला जो कैपेसिटी निकलती है वो कैसे निकलती है, C1 + C2, यानी कि इसको जोड़ो आप, क्या हो जाएगा 3 + 2 5, यानी कि अब इसको मिटा दो। इसका इक्विवेलेंट कितना निकला 5 निकल गया। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, ये हो गया 5 और ये हो गया क्या 4 माइक्रोफेराड। क्या हो गया ये 4 माइक्रोफेराड और ये 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये है पॉइंट बी। तो ए और बी, अब ये क्या बन गया समांतर बन गया, अब ये क्या बन गया है श्रेणी क्रम बन गया। श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। इसका प्रयोग करने से आपको मिलेगा क्या, इस दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा निकल के 20/9 माइक्रोफेराड, यानी कि 29 का C 20/9 माइक्रोफेराड, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 29 कंप्लीट हो चुका है। 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 30 शायद ऊपर होगा 30, क्वेश्चन नंबर 30, हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है मॉडम मॉडम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। मॉडम कम्युनिकेशन सिस्टम में जो आप पढ़े होंगे, क्या मॉडम एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों काम के लिए। एक इससे दोनों काम होता है। 30 का मॉड्यूलेशन भी होता है और डीमॉड्यूलेशन भी किया जाता है मॉडम से।
तो 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, करेक्ट। 31 के लिए बोल रहा है क्या? दो आवेश दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम का और -10 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और पूछा है उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है? K/Q1 Q2/R। लेकिन ध्यान में रखना है आपको, R किस में होना चाहिए? R मीटर में होना चाहिए। Q1 और Q2 मीटर में होना चाहिए, ऐसा यूनिट में होना चाहिए। और K का वैल्यू क्या होता है? K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ जब आप इसको सॉल्व करोगे, Q1 बराबर 10 रखोगे और Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलम, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा -20। ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, -2.25 जूल। कितना निकल के आएगा? -2.25 जूल। 31 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद बोला है 32, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है? ये तो जीरो। इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो 32 का डी। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आइए अब 33 को देखते हैं। 33 किधर भैया? 33 है किधर? 33 किधर है? 33 किधर है? 33 क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 निकल के आ गया। बोल रहा है क्या? 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता होना चाहिए क्या पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? V²/R। पावर क्या होता है? शक्ति कैसे निकालते हो? V²/R। V क्या होता है? विभवांतर होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, पावर बराबर V²/R। ये सॉल्व करने के बाद 1/P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/P1 + 1/P2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 1/60 + 1/40 यूज सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा 24 वाट। कौन सा आंसर आएगा? 33 का डी। चलिए 34 के देखते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है आपसे। क्या पूछा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या पूछा है? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2πf और एल। 2πf देख लो किसी में है? क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो फेमस सवाल है, क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं ये सवाल, कि किसी एक तार में एक एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो 6.25 × 10⁻18 कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18। बहुतों को ये जो है सवाल याद भी होता है। 35 का हो जाएगा बी। ठीक है, आइए अब आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल क्या होगा? टॉर्क आपसे क्या पूछा है? बेसिकली टॉर्क पूछा। टॉर्क बराबर क्या होता है? M×B। क्या होता है? M×B। ये फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है। 36 का ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 36 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। टॉर्क बराबर क्या होता है? M×B। ठीक है, उसके बाद 37 में आपसे पूछा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। नहीं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके क्या होता है? कांस्टेंट होते। क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? कांस्टेंट। 37 का ए। आइए 38 देखते हैं। 38 मिल जा सिम। हाँ 38 भी मिल गए। 38 में पूछा है डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनमो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी सिंपल सवाल। आइए तो इसको सॉल्व, इसका आंसर कौन सा होगा? प्रेरित चुंबकत्व पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। कौन सा? डायनमो किस फंक्शन पर काम करती है? किस प्रिंसिपल पर काम करती है? डायनमो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 38 का ऑप्शन बी। उसके बाद
39 में देखिए ये पूछा है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, cos फाइव के लिए क्या होता है, यदि एल आर सर्किट हो तो आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एसी का बहुत अच्छा सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा का बहुत अच्छा सवाल, पावर फैक्टर कैलकुलेट करवा लिया आपसे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी। ठीक है, अगला 40। आइए 40 में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज वी के बीच कलांतर फाई हो तो धारा की वाटहीन घटक को होगा। वाटहीन, वाटलेस क्वांटिटी कौन सा होता है धारा में, आई साइन फाई। क्या होता है, आई साइन फाई। ऑप्शन नंबर सी, साइन फाई। बेसिकली साइन फाई होता है वाटलेस क्वांटिटी, यानी कि इसका कोई भी वाट नहीं होता, वाटहीन घटक होता है। तो इसमें आई लगा देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वाटहीन घटक हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41। हाँ चलिए, आइए मिल गया क्वेश्चन नंबर 41। बोला है क्या बोला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में BH यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो फ्रीक्वेंसी के और मैग्नेटिक फील्ड BH के बीच में रिलेशन पूछा है, ये क्या होता है। देखिए आप पढ़े होंगे क्या, फ्रीक्वेंसी n, यदि फ्रीक्वेंसी है तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, BH के। यदि आप इसको स्क्वायर, देखिए इस टाइप का ऑप्शन नहीं है, रूट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 41 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 42 में आपको बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 भाग गया, कहाँ भाग गया, क्वेश्चन नंबर 42 भाग गया, किधर चला गया क्वेश्चन नंबर 42। आइए 42 बोला है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। देखिए द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री होता है, 0 से 90 डिग्री तक का इसका रेंज होता है। लेकिन मैग्नेटिक पोल पे इसका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है इसका, 90 डिग्री। ठीक है, और अदर पर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 42 है ना, 42 हाँ, और अदर पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 43। आइए 43 में देखते हैं क्या 43। आइए 43 बोल के रखा है एक उत्तल लेंस, उसका दिया हुआ n बराबर 1.5 को पानी में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार क्या कहलाएगा। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया, आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस और पानी दोनों का क्या होता है, म्यू अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यदि उसको पानी में डुबा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लेंस उत्तल लेंस की ही तरह काम करेगा, लेकिन उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 44, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बच्चा को याद है, डायमंड, हीरा। किसका, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 44 का ऑप्शन नंबर डी। 45, आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। अविंदुकता अस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बाई सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल के रखा है दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या है। द कलर ऑफ विजिबल लाइट इज ड्यू टू, किसी भी लाइट का कलर विजिबल क्यों होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ डिफर करती है। वेवलेंथ यदि सेम होता हर एक लाइट का तो हम लोग उसको नहीं देख पाते। तो बोल रहा है क्या, दृश्य प्रकाश के विजिबल लाइट के रंग का कारण क्या होता है, इसका वेवलेंथ यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य। 46 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 47, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग होता है। क्या पूछा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल। वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट पूछ लिया, वेव ऑप्टिक्स का सवाल पूछ लिया, देख लीजिए प्रकाशिकी का सवाल पूछ लिया, तरंग प्रकाशिकी का सवाल पूछा है।
कोई एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल इस टाइप से बनेगा, स्फेरिकल बनेगा वेव फ्रंट, कैसा बनेगा, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। 47 का भी आंसर ए। 48 सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, कैसा होता है? द सोलर स्पेक्ट्रम इज कैसा, लीनियर। सूर्य से जो प्रकाश आती है उसकी स्पेक्ट्रम कैसी होती है, रैखिक होती है। कैसी होती है, रैखिक। ये आपको पढ़ाया गया होगा, रैखिक स्पेक्ट्रम। 48 का बी। आइए 49, तो आइए 49 में बोल रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। टाइम ड्यूरिंग विच द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु। यानी कि 49 का ऑप्शन कौन सा होगा, बी। आइए 50 देख लेते हैं। 50 में क्या है, ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध घटती है। आपको याद करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर को यदि हीट करते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस तो बढ़ती है लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। क्या होती है, रेसिस्टिविटी घटती है, यानी कि डिक्रीज। 50 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 51 में बोल रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेरण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? बोल रहा है क्या, अपने अर्थ पर कोई एक 245 मीटर ऊंचा टावर है, 245 मीटर का एक ऊंचा टावर है, ठीक है। ये है ऊंचा टावर, कितना है, 245 मीटर का। कितना मीटर का है, 245 मीटर का। तो बोल रहा है ये जो ट्रांसमिशन प्रोड्यूस करेगा कितने लोगों तक, कितने दूर तक के लोगों को ये ट्रांसमिशन रिसीव होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है डी मैक्स क्या होता है, √2RH। एच क्या होता है, एंटीना का टावर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और एच आपको दिया हुआ मीटर में, उसको भी क्या कर लेना है, किलोमीटर में बदल लेना है। यदि आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आर और एच का वैल्यू रखोगे और 2 को मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा आपका आंसर 56। फॉर्मूला ये है डी मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम कितना दूरी तक वो रिसीव कर पाएगा, √2RH। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है सी, 56 किलोमीटर। 51 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। कोई एक दो बिंदु आवेश है, क्या है, दो बिंदु आवेश है, Q1 मान लेते हैं इसको और ये क्या है, Q2 है। इन दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं पहले R है, तो ये बल लगाता है F। कितना बल लगाता है, F। कूलॉम नियम है, बहुत आसान। क्या है, यदि बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी को अब हाफ कर दिया जाए, यानी कि Q1 को यहाँ पर और Q2 को यहाँ पर रख दिया जाए, यानी कि R अब क्या बन गया, R/2। क्या बन गया ये, R/2। तो अब बोल रहा है कि बल का मात्रा कितना होगा, क्या हो जाएगा, कूलॉम का नियम याद करो। फोर्स बराबर क्या होता है कूलॉम के नियम में, K/Q1/Q2/R²। अब इस R को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, K/Q1/Q2 डिवाइडेड बाय R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये R/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 R² हो जाएगा और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा 4K/Q1/Q2/R²। ये आपका किसके बराबर है, F के बराबर है। किसके बराबर है, F के बराबर, यानी कि F' जो निकल के आया, F' क्या निकल के आया, 4F। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 53 का देखिए, 53 में सवाल बोल रहा है किरचॉफ्स लॉ का बहुत अच्छा सवाल है, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ का बहुत अच्छा ही सवाल है। देखिए बहुत आसान है, बच्चे इसको देख करके छोड़ दिए होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। क्या करना है, आपको सॉल्व करके आना है। क्या करना है, सॉल्व करके आना है। यहाँ पर एक है, क्या है, देखिए ये दिया है 20 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 एम्पियर आ रहा है, और ये है 16 एम्पियर इधर आ रहा है, इधर 8 एम्पियर जा रहा है, और इधर 4 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है, और यहाँ जा रहा है I, और इधर आ गया 8 एम्पियर। ठीक है, आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है आपसे, I का वैल्यू पूछा है। देखिए कितना आ रहा है, टोटल यहाँ पे कितना आया
टोटल देखो 4 एम्पियर इधर से जा रहा है, 20 एम्पियर इधर से, 4 + 20 24 एम्पियर्स यहाँ पे आए। उसके बाद देखिए 8 एम्पियर्स यहाँ पे चले गए और 16 एम्पियर इधर आ गए। 16 + 8 किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ वैलिड है। 16 + 8 24। अब देखिए 24 एम्पियर्स में से 8 एम्पियर तो उधर चले गए, यहाँ पे आप कितने आ गए, 16 एम्पियर ही आया है ना, करंट का दिशा मैंने बदल दिया, यहाँ पे ये 8 एम्पियर है, ठीक है 8 एम्पियर। अब 16 एम्पियर में से 8 एम्पियर इधर चला गया तो इधर कितना गया होगा, 8 एम्पियर, यानी कि आंसर कितना आएगा इसका 53 का ए। बहुत आसान सवाल था कि नहीं, बहुत आसान सवाल था। उसके बाद आइए, उसके बाद 54 सवाल में क्या है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 54। 2 बल्ब दिया हुआ है जिसका कि पावर रेटिंग दिया हुआ यानी कि पावर 25 वाट है और 220 वोल्ट है। दूसरे का पहले बल्ब का है 225 वाट और दूसरे बल्ब का है पहले बल्ब का जो रेटिंग है 25 वाट और 220 वोल्ट है, दूसरे बल्ब का जो रेटिंग 100 वाट और 220 वोल्ट है। इनमें से कौन ज़्यादा, किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। पर देखिए प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे निकालो। पावर बराबर क्या होता है, V²/R। 2 बार सवाल पूछ लिया, इससे देख लीजिए। V² दोनों में क्या है 220 वोल्ट, विभव जो है दोनों का सेम है, विभवांतर क्या है दोनों का सेम है, और वाट अलग अलग, पावर अलग अलग है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा V²/P। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है आपको, यानी कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, प्रतिरोध जो है पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जिसका पावर ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम, जिसका पावर ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम। आपसे पूछा है कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो 25 वाट का प्रतिरोध ज़्यादा होगा क्योंकि इसका पावर कम है। इसका पावर 100 वाट का क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। तो ऑप्शन 54 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए, ज़्यादा वाला पूछा है। तो 55 में बोल के रखा है सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, ये किससे मापा जाता है भैया, वोल्टमीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्टमीटर से। 55 का ए। 56 में देखो धातु का पैराविद्युतांक, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। धातु का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी 57 का आंसर। चलिए आइए 57 में पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। लेकिन जनरेटर आपके ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डायनमो। कौन सा ऑप्शन होगा, डायनमो। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 58 में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। 58 का ऑप्शन नंबर बी। 59 का विनाशी व्यक्तिकरण में पाथांतर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए वेव ऑप्टिक्स के दोनों से सवाल पूछा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी पूछा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी पूछा है। तो बोला यहाँ से पूछ लिया क्या, विनाशी व्यक्तिकरण में पाथ का अंतर क्या होता है, पाथ का अंतर होता है λ/2 के मल्टीपल में होगा। यानी कि देख लीजिए λ/2 किसमें है, वेवलेंथ/2, तरंगदैर्घ्य का हाफ होता है, तो 2n+1 λ/2, यानी कि 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 59 का कौन सा ऑप्शन सही है, 59 का ऑप्शन इज सी। 59 उसके बाद 60 को देखो। 60 में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, ऊर्जा। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ऊर्जा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी जस्ट। मेरा में कटा हुआ है इधर, आपका पता नहीं कौन सा। 60 का जो है 60 में ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। 60 में ऑप्शन नंबर डी। आइए 61 बहुत ही जल्द होने वाला है। अब वीडियो में बने रहिए इसी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अब हम पर डे हम लोग इसी चैनल पे इसी समय में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके सॉल्यूशन का, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं।
यदि कम आने वाले हैं तो आप पढ़ाई करोगे, अच्छे आ रहे हैं तो और भी पढ़ाई करोगे। 68, 69 और 70। चलिए 61 में सवाल है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल आपको याद रखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसका कौन सा श्रेणी दृश्य होता है, तो आपको याद रखना है बामर। क्या? बामर। 61 का आंसर ए। उसके बाद 62, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? 62। देखिए 62, क्या है 62? निम्नलिखित में से वेधन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा रेज की। 62 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए 63 में। 63 में बोल कर रखा है पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में यदि आपको फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी कि निवेश जो फ्रीक्वेंसी करते हैं, निवेश वाला जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? इनपुट का 2 गुना। 50 हर्ट्ज है तो उसका 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन एक्सीलरेट नहीं होगा? जिसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल रहेगा जो, यानी कि न्यूट्रॉन। 64 का बी। 65, भूतरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए। देख लीजिए ग्राउंड वेव के लिए जो रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो होता है 100 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज। कितना होता है? 100 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज। इस टाइप का ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है तो आप क्या इसमें टिक करोगे? 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक। कितना होना चाहिए? 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक। इसके रेंज में जो भी आएगा वो वही होगा। क्या हो जाएगा? 65 का ए। 67, 66 का देखिए। देखिए 66 में सवाल बोल रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? जब हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी का नली की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसके मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ भी हमको बढ़ाना पड़ेगा और मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? 1/f। फोकल लेंथ बढ़ा, ट्यूब का लंबाई यानी कि नली की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो क्या? मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी। 66 का ऑप्शन नंबर बी घटती है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। याद रखिए इसको, फॉर्मूला है मैग्नेट का लेंथ जो होता है 5/6 होता है किसका? एलजी का। ठीक है, एलजी ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में जो रिलेशन होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में जो रिलेशन होता है एलएम। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। 67 का ए। 68 का देखिए अब। बोल रहा है रेडियोएक्टिव सक्रियता किससे मापा जाता है? रेडियोएक्टिव सक्रियता किससे मापा जाता है? क्यूडी से। किससे मापा जाता है? क्यूडी। ये तो ऐसा यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 68 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 69 तनुकरण को मापा जाता है एटेन्युएशन। फिर से आ गया ना कम्युनिकेशन सिस्टम से सवाल। एटेन्युएशन को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। किससे मापा जाता है? डेसिबल से। 69 का क्या हो जाएगा? ए। 70 शून्य केल्विन पर अर्धचालक का व्यवहार क्या होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है कैसा? इंसुलेटर की तरह। लेकिन आपके ऑप्शन में इंसुलेटर नहीं है, लेकिन एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, वेड कंडक्टर। क्या दिया हुआ है? वेड कंडक्टर, यानी कि कुचालक जैसा। कैसा? कुचालक जैसा। 70 का जो ऑप्शन होगा सी।
सारे सवाल आसान थे एकदम। यदि आप ऊपर ऊपर से भी फिजिक्स पढ़े होगे तो आप सारे सवाल को कर लोगे। यदि अभी भी नहीं पढ़े हो तो डोंट वरी, हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज नाम से ऐसा सीरीज जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेशन, उसका मोटो रहेगा केवल एग्जाम पे फोकस, मार्क्स कैसा लाया जाए, एग्जाम में कैसा लाया जाए, उस रिलेटेड वीडियो आप हम लोग इस पे बनाने वाले हैं। अभी तक आपकी तैयारी यदि थोड़ी भी नहीं हुई है तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक लेक्चर में 2 से 3 चैप्टर को क्लब करके एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको उस वीडियो को देखने के बाद आप 100% अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। अभी आप कमेंट करके बताना, सारे आंसर मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 to 70 तक का सारे आंसर बता दिया। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस सेंटअप एग्जामिनेशन में। यहीं से आपका तैयारी का प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप बने रहिए, कल इसी टाइम में आपको मिलने वाला है आपके आने वाले कल का जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो।